वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पे जन आधार और आधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको सामने साझा कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य जो भी आम नागरिक है, स्टूडेंट है या परिवारजन है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या जानकारी है, और ये जो जानकारी है शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर की तरफ से तैयार की गई है, और जन आधार और डीबीटी के संबंध में, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो भी पैसे जैसे सिलाई योजना के या मतलब ड्रेस के पैसे वगैरह सिलाई के लिए जो भी बच्चों के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें, और जितने भी संभावित जो प्रश्न है उनके क्या क्या समाधान है वो इस वीडियो में बताए गए हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें जन आधार डीबीटी के संबंध में FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शाला दर्पण जयपुर ऑफिस वर्जन 1.1 6/2/2023, यानी कि ये 2 दिन पहले ये जारी किया गया है शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर की तरफ से। पहला जो प्रश्न है कि आधार और जन आधार में मूलभूत अंतर क्या है। तो आधार एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान है, जबकि जन आधार एक परिवार की इकाई की पहचान होती है। और जन आधार में उपलब्ध मेंबर आईडी आधार की तरह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो मेंबर आईडी है वो अलग अलग होगी, लेकिन पूरे परिवार का जन आधार नंबर है वो एक होता है। दूसरा है जन आधार कैसे, कौन और किन दस्तावेजों की सहायता से बनवा सकता है। तो जन आधार नियमों के अनुसार राजस्थान में 6 माह या अधिक निवास करने वाला देश का कोई भी नागरिक जन आधार बनवा सकता है। और वर्तमान में इसके लिए केवल महिला मुखिया ही परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के आधार पर एवं बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होती है, यानी कि महिला मुखिया इसमें जो भी है वो परिवार की महिला होती है और बैंक खाता उसका होना जरूरी है। बाकी सदस्य किसी भी पहचान दस्तावेज के साथ नाम जुड़वा सकते हैं। और वर्तमान में सभी सदस्यों के आधार नंबर की अनिवार्यता भी नहीं है। तो कई जो भी छोटे बच्चे वगैरह उनका अगर आधार नहीं बढ़ा हुआ है तो भी जन आधार है वो बन सकता है और बनवा सकते हैं। अगला है, अगर जन आधार में कोई नया नाम जुड़वाना हो तो कैसे जुड़वा सकते हैं। तो केवल ई मित्र सुविधा के माध्यम से ही जन आधार में नया नाम जुड़वाया या हटाया जा सकता है। और वर्तमान में इस प्रक्रिया में नाम जुड़वाने वाले व्यक्ति के लिए आधार की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात जो शाला दर्पण से संबंधित है और विद्यालय से संबंधित है कि शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण से क्या आशय है। तो शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण से आशय ये है कि उस विद्यार्थी के परिवार की जन आधार संख्या और मेंबर आईडी के आधार पर शाला दर्पण पर संबंधित विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक और लिंग का डाटा मिलान जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध उसके नाम, जन्म दिनांक और लिंग के डाटा से मिलान किया जाता है। यानी कि जो भी नाम शाला दर्पण पे स्टूडेंट का है उसकी जन्म तारीख है और जो बालक बालिका है या जो भी लिंग है उसका मिलान है जन आधार पे किया जाता है। और अगर जन आधार और उसके नाम में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी मिसमैच नहीं है, तो उसको ऑथेंटिकेट हो जाता है, प्रमाणीकरण हो जाता है। और अगर मान लो जन्म तारीख में 1 दिन का भी फर्क है, साल का भी फर्क है, या नाम की स्पेलिंग में भी अगर फर्क है तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो इसमें लिखा होगा अगर इसका नाम, दिनांक और लिंक का डाटा दोनों पोर्टल पर मिलान हो जाता है तो इससे प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन करना कहते हैं। तो आगे से इसका फिर कोई समस्या नहीं आती। और अगर मिसमैच है तो पहले जो भी डाटा है उसको सही करवाना पड़ता है, उसके बाद ही जन आधार ऑथेंटिकेशन होता है। अब शाला दर्पण पर TRN नंबर जनरेट करने से क्या आशय है और इस प्रक्रिया में विद्यार्थी के किस किस डाटा का मिलान किया जाता है। तो उक्त प्रश्न 4 के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर किया गया प्रमाणीकरण जब विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक और लिंग, ये मेन 3 चीजें ही हैं जिसका मिलान होता है, मेरे डाटा में भिन्नता के कारण असफल हो जाता है। तो उस स्थिति में विद्यार्थी के शाला दर्पण पर उपलब्ध रिकॉर्ड को ही अंतिम और सही मानते हुए जन आधार में पर भी वैसा का वैसा संशोधन करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ या विद्यालय लॉगिन से रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। मान लो कि किसी स्टूडेंट का नाम है वो विद्यालय में है, सही है, और वो मान लो जैसे 8वीं 10वीं 5वीं जिस किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन जन आधार में उसके नाम मिसस्पेलिंग में कोई फर्क है, मिसमैच है, या डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क है, तो शाला दर्पण पोर्टल से यानी स्टाफ विंडो से अगर TRN जनरेट किया जाता है, ट्रांजेक्शन नंबर जो जनरेट किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन आधार अपडेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आपने TRN जनरेट करते समय गलती से किसी दूसरे विद्यार्थी के परिवार का जन आधार मेंबर या आईडी का उपयोग किया, यानी कि जिस विद्यार्थी का डाटा अपडेट करना है उसकी जगह आईडी नंबर, मेंबर आईडी जो होती है, जो व्यक्तिगत किसी भी मेंबर की होती है, वो अगर आपने चेंज कर दी, या उस लड़के की या स्टूडेंट की नहीं है, या अपने दूसरे उसके भाई बहन की अगर आईडी उपयोग में ले ली, या जन आधार नंबर ही अगर आपने दूसरा ले लिया काम में, तो उस विद्यार्थी का रिकॉर्ड किसी दूसरे विद्यालय के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। तो ये समस्या भी कई जगह आ रही है, तो ये बहुत काम सावधानी से किया जाए। और शाला दर्पण पोर्टल से TRN के माध्यम से विद्यार्थी के जन आधार में क्या क्या डाटा संशोधित किया जाता है। तो अब जैसे कि इसमें जो प्रमाणीकरण में 3 चीज़ें ही मिसमैच होती है, जैसे शाला दर्पण के माध्यम से जो प्रमाणीकरण का कार्य डाटा मिसमैच के कारण असफल हो जाता है, तो हम शाला दर्पण पर TRN नंबर में सिर्फ एक तो विद्यार्थी का केवल नाम, जन्म दिनांक और लिंग, यही डाटा संशोधन करते हैं और इन्हीं डाटा का वो ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसके माता पिता के नाम में अगर कोई मिसमैच है
तो उसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ऑथेंटिकेशन में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑथेंटिकेशन में सिर्फ विद्यार्थी का नाम यानी उसकी पूरी स्पेलिंग और उसकी जन्म दिनांक और लिंग, ये अगर सही है तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और इसी में करेक्शन किया जाता है टीआरएन के द्वारा। अगला एक जनाधार में पूर्व में उपलब्ध बैंक डिटेल को कैसे संशोधित करवाया जा सकता है। तो जनाधार बनाते समय ही जो भी माँ या महिला जो मुखिया होगी उसका बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, उसके बिना जनाधार अकाउंट बनता ही नहीं है। और किसी अन्य सदस्य के उपलब्ध बैंक अकाउंट को ई मित्र से संशोधन करवा सकते हैं। मान लो जैसे किसी भी परिवार में 4 मेंबर है, जैसे पति पत्नी और 2 बच्चे हैं और महिला के नाम से अकाउंट है, तो पुरुष का अलग से अकाउंट अपडेट उसके नाम के आगे हो सकता है। बच्चों का भी अगर अलग से अकाउंट है तो वो भी ई मित्र के माध्यम से अपडेट हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या किसी विद्यार्थी के प्रमाणीकरण के समय उसके जन आधार नंबर के साथ साथ आधार का भी प्रमाणीकरण किया जाता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले बताया जा चुका है, जन आधार में परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक व्यक्ति के आधार की आवश्यकता नहीं होती। जन आधार प्रमाणीकरण के समय हम किसी के भी आधार का प्रमाणीकरण नहीं करते। केवल जन आधार प्रमाणीकरण में सिर्फ जन आधार मेंबर आईडी और जन आधार नंबर के आधार पर ही विद्यार्थी के नाम, 3 चीज़ों का ही मिलान किया जाता है। नाम, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ और लिंग के मिलान के आधार पर ही प्रमाणीकरण किया जाता है और ये जन आधार उसी विद्यार्थी का है। और जन आधार में केवल महिला मुखिया और परिवार के किसी अन्य आधार जन आधार बनवाने के लिए प्राथमिक दस्तावेज है। तो अगर मान लो किसी का जन आधार बनवाना है तो उसके परिवार की जो भी उसके बच्चे की माँ वगैरह होगी उसके नाम से जो भी जन आधार बना हुआ है वही काम में आएगा, उसी नंबर से अपडेट होगा। अगला है कि साला दर्पण के माध्यम से यूनिफॉर्म की डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस प्रकार किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि विद्यार्थी का जन आधार साला दर्पण में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार नाम आदि सही है या नहीं, उसका ऑथेंटिकेशन किया जाता है। और अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है और एक बार ये निश्चित हो जाए कि विद्यार्थी के सभी रिकॉर्ड सही है तो उस जन आधार में उपलब्ध साला दर्पण पर भुगतान है तो जन आधार उस आधार में उपलब्ध विद्यार्थी या मुखिया के खाते में का संख्या का उपयोग करते हुए राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि जन आधार का पहले ऑथेंटिकेशन होगा। अगर विद्यालय के रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ और उसके लिंग अगर सही है और उसका जन आधार अपडेट है और प्रमाणीकरण हो गया है तो उसके या तो उसके अगर खुद का खाता है तो खुद में आ जाएंगे या उसके माँ का अगर जो भी खाता होगा उसमें 200 रुपये की राशि है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और इसका पूरा प्रोसेस मैंने किस तरीके से पे मैनेजर पे या साला दर्पण पे किस तरीके से इसको अपडेट करना है, डीबीटी जो भी वाउचर उसमें मॉड्यूल में जाकर के पे मैनेजर पे किस तरीके से बिल बनाना है, वो सारी वीडियो मैंने अलग अलग 1-1, 2-3 भागों में आपको चैनल पर अपलोड किए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्या भुगतान के समय बच्चे का जन आधार का भी मिलान किया जाता है? तो जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया में आधार का कहीं भी अनिवार्य नहीं है और आधार की अनिवार्यता केवल जन आधार बनवाने तक ही है। उसी तरह से जन आधार की अनिवार्यता केवल विद्यार्थी के डाटा प्रमाणीकरण और उस जन आधार में उपलब्ध बैंक खाता प्राप्त करने तक ही है। यानी कि उस जन आधार में किसी भी परिवार के मेंबर का, विशेष रूप से महिला जो भी मुखिया होगी, उसका अगर खाता जुड़ा हुआ है और वो खाता अगर चालू है तो उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ पे मैनेजर पे बिल बनाए हैं, टीवी नंबर भी जारी हो गए, बिल पास हो गए, लेकिन बच्चों के खाते में या उनके माँ के खाते में पैसे नहीं आए और उस पर साला दर्पण पे मैसेज आ रहा है कि ये बैंक डिटेल्स या तो अब लोग उपलब्ध नहीं है या बैंक के वो रिजेक्टेड बाय बैंक या कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। क्योंकि बैंक खाते हैं वो कई महीनों के लेन देन नहीं होने के कारण वो बंद हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को कहें कि उनके जो भी अपडेटेड खाता है वो उनको उपलब्ध कराएं और अगर जन आधार का खाता भी है तो उसको भी जाकर के बैंक में केवाईसी करवा के उसको चालू कराएं। दूसरा, क्या बिल बनाने से पूर्व बैंक के आईएफएससी कोड का वैलिडिटी सत्यापन किया जाता है? तो हाँ जी हाँ, विद्यार्थियों का जन आधार प्रमाणीकरण होने के बाद में जन आधार से बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक खाता प्राप्त होता है। यानी जो जन आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होगा उसकी आईएफएससी वगैरह है वो, और इसकी वैलिडिटी को पे मैनेजर पर पैरामीटर के अनुसार उपलब्ध करवाएगी सर्विस के आधार पर चेक किया जाता है। और कई जगह आईएफएमएस कोड में अगर मिसमैच है तो भी खाते में पैसे जमा नहीं होते, तो वो भी सही करना पड़ता है। उसके लिए ई एडवाइस का जो प्रोसेस है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर पे मैनेजर पे आपके कुछ मिसमैच आ रहा है या आईएफएससी कोड का जो मैसेज आ रहा है कि बच्चे के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है उसके माता पिता के, तो आपको ई एडवाइस जनरेट करनी है और रजिस्टर में जाकर के, उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और क्या जन आधार के से प्राप्त किसी बैंक के गलत आईएफएससी कोड, यानी मुख्य रूप से बैंक मर्जर के कारण, जैसे पहले एसबीबी था अब उसका एसबीआई में मर्ज हो गया तो आईएफएससी कोड उसका चेंज हो गया, तो उसके बिल बनाना संभव है? तो जी नहीं, अगर कोई गलत आईएफएससी कोड जन आधार में होता है तो उसका बिल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पे मैनेजर पे से बिल पहले ही रोक देता है और पे मैनेजर आईएफएससी कोड को पहले ही से अपने सिस्टम से हटा चुका होता है। तो आप जो भी है उसको पहले आईएफएससी कोड यानी जन आधार के अंदर जाकर के उस महिला के या जो भी मुखिया या स्टूडेंट है उसका आईएफएससी कोड वगैरह वो वहाँ से सही करवाएं, जन आधार को अपडेट करवाएं, तभी ये काम हो पाएगा। अगला है, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के से गुजरने के बाद जन आधार प्रमाणीकरण से प्राप्त बैंक खाते और आईएफएससी का पे मैनेजर पर द्वारा सत्यापन होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होने का कारण क्या है? तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया
कि पेमेंट फेल होने का मुख्य कारण एक तो है कि बैंक की स्थिति पर निर्भर करता है, बैंक में जो अकाउंट है कि या तो अकाउंट ऑपरेटिव है या नहीं। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक अगर लेन देन नहीं करते तो 6 माह के बाद में वो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जैसे पे मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी करंट है या रनिंग अकाउंट है, जो भी चालू अकाउंट है, उसकी डिटेल्स आप अपलोड करके, उसकी पीडीएफ अपलोड करके जो ई एडवाइस को करके आप पे मैनेजर से बिल को दोबारा उसको कर सकते हैं। तो उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। विद्यार्थी के परिवार के जन आधार कार्ड में नाम, जन्म दिनांक, लिंक से संबंधित जानकारी में संशोधन विद्यार्थी कहाँ भेजेंगे? तो इसके लिए विद्यार्थी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से टीआरएन नंबर करके अगर है वो सही कर सकते हैं। अगर उसमें मामूली सी मिस्टेक है तो टीआरएन नंबर जनरेट करते ही उसके जनाधार में जो भी डाटा है वो अपडेट हो जाता है शाला दर्पण के अनुसार। एक बार शाला दर्पण के माध्यम से टीआरएन द्वारा गलती से गलत डाटा संशोधन के उपरांत पुनः संशोधन करवाना कैसे संभव होगा? तो वर्तमान में एक बार टीआरएन जनरेट होने संशोधन होने के उपरांत पुनः जनाधार में कोई भी संशोधन है वो जिला कलेक्टर के स्तर से ही किया जाना संभव है। तो ये बहुत फिर पेचीदा काम हो जाता है, अतः बहुत ही सावधानी से टीआरएन नंबर जारी करने की आवश्यकता है। यानी टीआरएन नंबर जारी करते समय विशेष रूप से ये देखें कि जो इसके जो जनाधार के मेंबर आईडी और जनाधार नंबर उसी स्टूडेंट के हो, उसके परिवार के ही हो, और जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं उसको ध्यान से देख करके उसको सबमिट करें। क्योंकि टीआरएन नंबर होने के बाद में अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर दिया तो दूसरे बच्चे की है वो डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, तो दोनों की समस्या हो जाएगी। जो नए वाला जिसके डिटेल अपडेट होगी उसके डाटा सारा गलत हो जाएगा, और जिसकी आप सही करना चाह रहे हैं वो भी रह जाएगा। तो ये था। अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिलाई की राशि डीबीटी के समय पोर्टल पे क्या क्या डाटा चेक करते हैं या क्या देखते हैं? तो एक बार जनाधार के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी की शाला दर्पण पर पहचान सुनिश्चित कर लेने के बाद भुगतान के लिए हम केवल एक वैलिड अकाउंट, बैंक अकाउंट और उसका वैलिड IFSC कोड के अलावा कुछ भी मिलान नहीं किया जाता। तो डीबीटी के समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनाधार में जो भी खाता जुड़ा हुआ है, बच्चे का हो या उसके माता का हो, वो खाता चालू हालत में होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसका IFSC कोड वगैरह है वो सही होना चाहिए। तो आपके खाते में, बच्चों के खाते में 200 रुपये की जमा राशि हो जाएगी। और किन कारणों से शाला दर्पण पर वर्तमान में जनाधार प्रमाणीकरण से विद्यार्थी शेष रह जा रहे हैं? तो इसका शेष रहने के कुछ कारण हैं। तो शाला दर्पण द्वारा रैंडमली सिलेक्ट 9 PO विद्यालय में लगभग 6000 विद्यार्थियों पर किए गए सर्वे के अनुसार के आधार पर प्रमाणीकरण से शेष रहे जनाधार का मुख्य रिपोर्ट इस प्रकार से। अब क्या क्या समस्या आ रही है? तो जैसे इसमें टोटल इनरोलमेंट, टोटल जनाधार ऑथेंटिकेटेड और पेंडिंग जनाधार, जैसे ये इस तरह के जो आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं। अब इसमें कारण क्या है कि एक तो राजस्थान के बिना जनाधार के विद्यार्थी, अगर जनाधार नहीं है तो ये समस्या आ रही है। दूसरा, विद्यार्थी बाहर के राज्यों के हैं, जनाधार नहीं बनवाया गया है, या जनाधार बना हुआ है पर विद्यार्थी का नाम उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, या विद्यार्थी जिनके अभी तक नाम ऐड नहीं हुए हैं तो भी वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, या शाला दर्पण पे टीआरएन जनरेट नहीं हो रहा है, ये भी टेक्निकल समस्या हो सकती है, या टीआरएन जनरेट कर दिया है परंतु रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, कई बार ये भी समस्या आ सकती है। और ई मित्र से ठीक करवा दिया है पर संशोधन नहीं हुआ है। तो ये कुछ मेजर कारण है जिसके कारण से प्रमाणीकरण कुछ विद्यार्थी शेष रह रहे हैं। तो आप भी सभी शिक्षक साथियों से ये निवेदन रहेगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो जनाधार है वो प्रमाणीकरण करें, टीआरएन नंबर जनरेट करें, ताकि उसको जो भी डीबीटी या अन्य कोई भी स्कीम से उसका फायदा उसको मिल सके। और ये जो पूरी पीडीएफ है ये अविनाश चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर, इनकी तरफ से तैयार की गई है। इनका भी बहुत बहुत आभार है। और आप सभी से ये आग्रह रहेगा इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ में और विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें, ताकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी है वो उनको मिल सके। और ये काम है, प्रमाणीकरण का काम है, सफलतापूर्वक हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।